या तारखेला सोलापूरला 23ला यावं लागणार आहे आणि वेळ कमी होता तरीही त्यांनी तडमडीनं आज कार्यक्रमाचं आयोजन केलेलं असले दावीद पटेल आमची ताई ते आपल्यामध्ये आताच काही कामाने जाऊन परत येणार आहेत दिशा पिंकी शेख आणि रेश्माताई आणि सर्व बांधव मराठीत बोललेलं चालेल की हिंदी में बोले तो अच्छा रहेगा। जाहिद भाई और उनके टीम के लिए नाना साहब और उनके टीम के लिए मैं वो 4 पंक्तियां जो मैं अक्सर कहीं पर भी जाता हूं तो पहली बार अगर मेरा प्रोग्राम हो रहा हो तो खास तौर से वहां पर मैं उन्हें बताना अपना फर्ज समझता हूं और इस टीम के लिए भी खास तौर से जो जद्दोजहद ये टीम कर रही है सोलापुर में उसके लिए दुष्यंत कुमार की वो 4 पंक्तियां बोलकर मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, तेरे सीने में नहीं मेरे सीने में सही हो कहीं भी मगर आग जलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए और हमारी कोशिश है कि व्यवस्था बदलनी चाहिए, इस सिस्टम को बदलना चाहिए, इस व्यवस्था को बदलना चाहिए, ऐसी चाह हम सब रखते हैं और यही सपना लेकर लंबे अरसे से हर वंचित तबका, हर वंचित समाज इस देश के सिस्टम को बदलने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाता है। लेकिन वो जिम्मेदारी निभाने के लिए वो क्या कदम उठाता है, तो आमतौर पे जितने वंचित समूह हैं जिसमें अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज भी सबसे आगे है, जो ये चाहता है कि यहाँ की व्यवस्था, यहाँ का सिस्टम बदलना चाहिए और संविधान को अपेक्षित, दस्तूरे हिंद को अपेक्षित मुल्क बनना चाहिए, संविधान के हिसाब से मुल्क बनना चाहिए, मुल्क चलना चाहिए और उसके लिए कोशिश हर वंचित घटक करता है। लेकिन वो कोशिश कौन सी है, तो हम अपने कौन कौन सी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए, इसकी कोई लिस्ट या यादी मुकर्रर नहीं है, इसकी कोई दिशा तय नहीं है और आमतौर पे हमको लगता है कि देश में सेक्युलर व्यवस्था रहनी चाहिए, ये देश का सेक्युलरिज्म। गोविंद गढ़वी सर ने अपने भाषण में कहा तो हमने क्या कर दिया है, एक किसी पार्टी को 5 साल में एक बार वोट डाल दिए और ये समझ लिए कि ये पार्टी क्या करने वाली है, सेक्युलरिज्म की हिफाजत करने वाली है। हर 5 साल में चुनाव आने तक सेक्युलरिज्म नहीं रहने के छुटके सहन गया क्या, व्यवस्था को बदला गया क्या, तो बिल्कुल नहीं बदला गया है। यहाँ पे चुनाव चाहे पदवीधर का हो, चाहे लोकसभा विधानसभा का हो या फिर आपके गली के अंदर के मनपा का चुनाव हो या ग्राम पंचायत का हो, हर चुनाव के अंदर आपसे वोट लेने के लिए किसी भी पार्टी को यह बोलना जरूरी होता है कि हम चुन के आने के बाद आपके लिए क्या करने वाले हैं, आपके लिए क्या करने वाले हैं। अब पदवीधर का मतदान का है तो पदवीधर को बोलना पड़ेगा हम चुन के आने के बाद पदवीधर के लिए क्या करेंगे। आम चुनाव है, किसी समाज से वोट मांग रहे हैं तो बोलना पड़ेगा भाई आपसे हमको वोट दीजिए, हम आपके लिए 5 साल ये करेंगे। लेकिन मेरा आज एक सवाल है, क्योंकि आज इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मेरे मुस्लिम भाई शरीक हुए हैं, क्योंकि हमारा आज इस प्रोग्राम में पदवीधर के चुनाव के माध्यम से मुस्लिम समाज के राजकीय भवितव्य यानी उनका सियासी मुस्तकबिल क्या होना चाहिए, क्या होगा, इसके ऊपर भी गुफ्तगू करनी है। इसलिए बाकी चर्चा दरवी साहब से कर लिए, दिशा ताई ने, नाना भाई ने बोल दिए। अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो माइनॉरिटी मुसलमानों के इशू को लेकर बात करने जा रहा हूँ। मेरा आप लोगों से सवाल है कि पिछले 40 सालों में आपने कांग्रेस, राष्ट्रवादी जैसे पार्टियों को यही बोल के वोट लेते हुए देखा है कि हमको वोट दे दो नहीं तो सेना बीजेपी आ जाए। सही है कि गलत है? यही बोल के वोट मांगे ना कि हमको वोट दो नहीं तो सेना बीजेपी आ जाती। और आज 40 साल पहले जब बोले
तब बीजेपी के पार्लियामेंट में कितने खासदार थे मालूम है आपको? सिर्फ 2। 40 साल पहले जब से ये बोल रहे थे कि हमको वोट दियो नहीं तो बीजेपी आती, तब पार्लियामेंट के अंदर खाली 2 और असेंबली में शिवसेना के 0। तब से आपको उनसे डरा डरा के वोट लेते आए और 2 मेंबर वाली पार्लियामेंट के अंदर 2 खासदार वाली बीजेपी, आप कांग्रेस को वोट डालते गए, आप राष्ट्रवादी को वोट डालते गए और वो 2 से बढ़ के कितनी हो गई? 303 खाली बीजेपी के और एनडीए के 357। ऐसी पार्लियामेंट में ये ताकतें बढ़ी है। क्यों बढ़ी? आपने वोट डाले क्या? बीजेपी को 2 से 303 पे मुसलमानों ने लाया क्या? बौद्ध समाज ने लाया क्या? एससी समाज ने लाया क्या? माइक्रोबीसी ने लाया क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन वो तो बड़े, आप तो वोट नहीं दिए। अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर हम कांग्रेस राष्ट्रवादी को सेक्युलरिज्म के नाम पे अंधों के जैसे वोट डालते जा रहे, लेकिन इसका नतीजा क्या हो रहा? बीजेपी हार रही क्या? नहीं, उल्टा जीत रही है, उल्टा बढ़ रही है। क्यों? इसकी वजह मैं आपको बताता हूं कि जितने भी मेरे मुस्लिम भाई हैं, जितने भी मेरे बौद्ध भाई हैं, जितने भी एससी एसटी के और माइक्रो ओबीसी के और माइनॉरिटी के समाज हैं, ये सेना बीजेपी को वोट नहीं डालते। लेकिन इन्होंने एक बात सोचनी चाहिए कि अकेले हम ही नहीं हैं, अकेले मुसलमान ही ऐसे नहीं हैं जो सेना बीजेपी को वोट नहीं डालते। दूसरे भी ऐसे तबके हैं जो सेना बीजेपी को वोट नहीं डालते, साथ ही साथ वो सेना बीजेपी के अलावा कांग्रेस राष्ट्रवादी को भी वोट नहीं डालते, कांग्रेस राष्ट्रवादी को भी वोट नहीं डालते। लेकिन हम जो है वो खाली सेना बीजेपी से परहेज करते और उन लोगों से दूर रहते जो सेना बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस राष्ट्रवादी को भी पसंद नहीं करते। ऐसे समाज की संख्या भी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। लेकिन जिस दिन हमारे एससी और माइनॉरिटी भाइयों को ये पता चलेगा कि वो संख्या के साथ अगर हम मिल जाएंगे तो फिर हमारी तादाद इतना बड़ा असर करेगी कि जो नहीं मुमकिन लगता है ऐसा चमत्कार भी इस महाराष्ट्र में हो सकता है। अगर आपको मिसाल जाननी है तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि पिछले 5 टर्म से पिछले 25 सालों में इस महाराष्ट्र में माइनॉरिटी मुसलमानों की तादाद 1.5 करोड़ के करीब है, 1.25 करोड़ से ज्यादा है। लेकिन 1.25 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले माइनॉरिटी मुस्लिम का लोकसभा में एक भी खासदार नहीं था। अंजुले का अपवाद छोड़े तो, और अंजुले भी मुसलमान बोल के चुन के नहीं आए, वो तो पोकर के थे, उनका खुद का वोट बैंक था, बराबर है। तो फिर 25 सालों में मुसलमानों का एक भी प्रतिनिधि पार्लियामेंट में नहीं। कौन सी पार्लियामेंट? जहां 3 तलाक पे बहस हो रही है वहां महाराष्ट्र का एक भी मुस्लिम खासदार नहीं है। वो पार्लियामेंट जहां पे मुसलमानों के हकों के लिए बात करना जरूरी है, वो पार्लियामेंट में एक भी मुसलमानों का खासदार नहीं है। वो पार्लियामेंट जहां 370 पे बात हो रही है, यूएपीए जैसे गलत और जालिमाना कानून बनाए जा रहे हैं, जैसे वहां पर सीए के जैसे, एनपीआर के जैसे देश विरोधी, संविधान विरोधी कानून बनाए जा रहे हैं, वो पार्लियामेंट में आपका एक भी नुमाइंदा नहीं है, आपका एक भी नुमाइंदा नहीं है। आप जिनको वोट देते वो पार्टी आपको पूरे महाराष्ट्र में कहीं पे भी टिकट भी नहीं देती, एमपी बनाना दूर की बात है। और एक ही जगह टिकट देती, वो भी अकोला में, वो भी कहीं के लिए मुसलमान को जिताने को देती क्या? नहीं, वहां पे माननीय आली जनाब बाड़ा साहब अम्बेडकर को हराने के लिए मुस्लिम कैंडिडेट देती है। और एक बार नहीं, कंटिन्यू 3 टर्म हो गए वहां पे मुस्लिम कैंडिडेट देकर बाड़ा साहब को हराने का काम करती है, क्योंकि उनको मालूम है एक बार बाड़ा साहब पार्लियामेंट में चले जाएंगे तो यहाँ के 125 करोड़ मुसलमानों की भी आवाज बुलंद कर सकते हैं। इसलिए उनको पार्लियामेंट में जाने से रोका जाता है। लेकिन इस साजिश को हम कभी समझे नहीं और हमने हमेशा अंधों के जैसे वोट डाले। लेकिन एक ऐसा दौर आया
बाड़ा साहब ने कहा कि यहाँ महाराष्ट्र के इलेक्शन लोकसभा में कि औरंगाबाद से भी मुस्लिम कैंडिडेट दिया जाएगा, जबकि उन्हीं के पार्टी के सदर ने कहा हम नहीं खड़े करेंगे, लेकिन बाड़ा साहब ने कहा देना पड़ेगा। और वहां पर एक मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा हुआ, और आप औरंगाबाद में आपके कोई रिश्तेदार रहते हैं तो फोन लगाकर पूछिए, वहां पर मेरे एससी भाई ने, वहां पर एसपी भाई ने, वहां माइक्रो ओबीसी भाई ने पूरा तन मन और धन लगाकर वोट भी लिया और थैला जमा करके पैसा भी दिया और एक मुस्लिम को पार्लियामेंट में भेजने का काम, एक मुसलमान को पार्लियामेंट में भेज दिया। ये अगर हम अलग अलग जगह करेंगे तो ये फार्मूला क्या है? ये फार्मूला है कि सभी वंचित घटक जो सेना, बीजेपी, कांग्रेस, राष्ट्रवादी को वोट नहीं डालते, उस वंचित घटकों के साथ वंचित मुसलमान अगर जुड़ जाएगा तो वहां पर कामयाबी आ सकती है। ये फार्मूला आपको समझना पड़ेगा, ये फार्मूला आपको समझना पड़ेगा, ये फार्मूला आपको समझाना पड़ेगा। अपने अंदर जाकर, मोहल्लों में जाकर आपको बताना पड़ेगा कि अब हमको तीसरे पर्याय पे जाना पड़ेगा। अंधों के जैसा ये सेक्युलर बोलने वाले नॉन फेक्युलर लोगों के पीछे नहीं रहना है। ये सेक्युलर नहीं है, फेक्युलर है, ये फेक सेक्युलर है। और ऐसे फेक्युलर लोगों के पीछे नहीं जाते हुए हमको थर्ड ऑप्शन को अपनाना पड़ेगा, जो सेना बीजेपी के भी खिलाफ है और कांग्रेस एनसीपी के भी खिलाफ है। ऐसे किसी पार्टी को साथ देंगे तो ही हमारी नाकामयाबी में का ना चढ़कर कामयाबी हिस्से में आएगी। ये चीज हमको समझनी है। अब एक बात है, मेरे भाई ने कहा कि भाई सीए के ऊपर शरद पवार जी का अब तक कोई स्टैंड ही नहीं है। शरद पवार ने यहाँ पर हुकूमत में रहते हुए, ये बात समझ लीजिए आप अच्छे से, सीए का विरोध किए क्या? यहाँ पे के जो मुसलमान हैं, जितने मेरे मुस्लिम भाई सभागृह में हैं, वो मेरे को एक सवाल का जवाब दो, सीए का कानून लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए ना। तो फिर अगर ये नहीं होना चाहिए तो महाराष्ट्र की सरकार बीजेपी की है कि सेक्युलर की है? सेक्युलर की है, कांग्रेस राष्ट्रवादी की है। अब वो नहीं होना चाहिए बोलकर महाराष्ट्र के विधानसभा में ठहराव लिए क्या? ठहराव लिए क्या उन्होंने? नहीं लिए ना। क्यों नहीं लिए? पटना में, बिहार में किसकी सरकार थी? नीतीश कुमार और बीजेपी की। बीजेपी की और नीतीश कुमार की सरकार होकर बिहार की सरकार ने ठहराव लिया है कि हम अपने बिहार में एनआरसी नहीं होने देंगे, लेकिन महाराष्ट्र में कांग्रेस राष्ट्रवादी की सरकार होकर भी उन्होंने ठहराव नहीं लिया। ठहराव लेना दूर की बात हो गई। शरद पवार ने बिल्कुल एक बार भी खुल के नहीं कहा कि महाराष्ट्र में हम एनआरसी सीए नहीं होने देंगे, एक बार भी नहीं कहा। उल्टे क्या कहा कि नहीं, अभी जनसंख्या के साथ एनपीआर होकर रहेगा। कांग्रेस के लीडरों ने कहा एनपीआर होकर रहेगा। ये सेक्युलर सरकार के तीसरे चाक की शिवसेना के मुख्यमंत्री ने कहा एनपीआर होकर रहेगा। तो भला हो कोरोना का, नहीं अगर कोरोना आता तो अब तक एनपीआर चालू भी हो जाता था। तो फिर अब आगे क्या? ये सीए का कानून मुसलमानों के हक में है कि खिलाफ है? मुसलमानों के फायदे का है कि नुकसान का है? जोर से बोलो, या फोन कूद आके नहीं भेजते किसी को। बोलो तो सही खुल के, फायदे का है कि नुकसान का? नुकसान का है ना। अब ये कानून कौन लाने वाला? किसकी वजह से आया? बीजेपी की वजह से आया, बीजेपी की सरकार से आया। बराबर है क्या झूठ है? बीजेपी ने लाई सीए का कानून, सही है क्या गलत है? झूठ है, झूठ है। सीए का कानून बीजेपी नहीं लाई। सीए का कानून कांग्रेस जब हुकूमत में थी तब लाई थी, मगर उसके अंदर खाली मुसलमानों को नहीं लेंगे बोल के उसका क्लॉज नहीं था। वो अमेंडमेंट बीजेपी की सरकार ने करी, और वो भी बीजेपी की सरकार की वजह से कानून बना किया। अभी सरकार किसकी है केंद्र में? बीजेपी। तो अभी कानून लाए तो कौन लाए? ये अमेंडमेंट सुधार कौन लाया? तो बीजेपी की वजह से कानून में अमेंडमेंट आया क्या? बीजेपी की वजह से अमेंडमेंट आया कि नहीं आया? सही है कि झूठ है? झूठ है, ये भी झूठ है। आप बोलेंगे कैसा झूठ है? आप सुनो गौर से, कानून कैसा बनता? गौर से सुनो।
मौलाना चाय आई क्या? हाँ ठीक है, आप पीते पीते सुनो, गौर से सुनिए। कानून कैसा बनता? पार्लियामेंट बोले तो लोकसभा, पार्लियामेंट बोले तो लोकसभा और उसके ऊपर का सभागृह राज्यसभा। कोई भी बिल रहता पहले बिल, तो हमने पहले बोले थे ना कैप कैप सीएबी, बाद में सीएबी से सीए हुआ, तो बिल का आता पहली बार लोकसभा में बिल आया, लोकसभा में बिल आया, तो लोकसभा में बीजेपी और एनडीए के बहुमत है ना, है। तो फिर सीए का बिल लोकसभा में क्या हो गया? पास हो गया, बहुमत होने से पास हो गया। और कांग्रेस ने वहां विरोध करी, राष्ट्रवादी ने विरोध करी, पार्लियामेंट में, लोकसभा में वहां पास हो गया। लेकिन खाली लोकसभा में पास होने से कोई भी कानून बनता क्या? नहीं बनता। लोकसभा में पास होने वाला बिल राज्यसभा में पास होके राष्ट्रपति की दस्तखत होने के बाद वो क्या बनता? कानून बनता। अब गौर से सुनो, लोकसभा में बिल पास हुआ क्योंकि बीजेपी की वहां क्या थी? मेजोरिटी थी। पास होके कहां गया? राज्यसभा में गया। अब राज्यसभा के अंदर वो बिल पास हुआ बोल के कानून बना। तो राज्यसभा में वो बिल पास क्यों हुआ? कैसा हुआ? वहां पे बीजेपी की एनडीए की मेजोरिटी है क्या? नहीं है। राज्यसभा में आज की तारीख में भी 23 नवंबर 2020 को भी राज्यसभा में मेजोरिटी बीजेपी की नहीं है। नरेंद्र मोदी अमित शाह के सरकार की मेजोरिटी राज्यसभा में आज भी नहीं है। वहां का बिल बीजेपी की वजह से पास नहीं हो सकता, फिर भी पास हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जब वो बिल के ऊपर मतदान करने का था, उससे पहले 5 पार्टी के खासदार सभागृह के बाहर चले गए। और वो 5 पार्टियों में सबसे बड़ी पार्टियों में कांग्रेस पहले, राष्ट्रवादी दूसरी, सपा तीसरी, बसपा चौथी और तृणमूल कांग्रेस 5वीं। अगर ये 5 पार्टी के पूरे खासदार राज्यसभा में मौजूद रह के वोटिंग करते तो सीए का कानून नहीं बनता, बिल रिजेक्ट हो जाता। लेकिन इन्होंने क्या करे? सभागृह के बाहर गए। आप पूछो, कांग्रेस के लीडर आके तुमको बोलेंगे अमकी को वोट दो, राष्ट्रवादी के लीडर आके बोलेंगे तमकी को वोट दो, कांग्रेस राष्ट्रवादी का उम्मीदवार मिलेगा मेरे को वोट दो। उसको बोलना तेरे पार्टी के राज्यसभा में खासदार कितने हैं बोल, और ये खासदार सीए के वोटिंग के टाइम पे राज्यसभा में थे क्या? अगर नहीं थे तो क्यों नहीं थे? किसकी मदद के लिए नहीं थे? मदद किसकी करे? इस मुल्क के अक़लियतों की करे क्या? इस मुल्क के पिछड़ों की करे क्या? इस मुल्क के दबे कुचलों की करे क्या? नहीं। किसकी मदद करे? नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मदद करे। उनकी मदद करने के लिए सभागृह छोड़ के गए और आप उनको लेकर, आप उन कांग्रेस राष्ट्रवादी के लीडरों को स्टेज पे बुला के शाही बाग लगा रहे सोलापुर में, बेवकूफ बना रहे कौम को। आपने स्टेज पे आके सीए के खिलाफ कांग्रेस के लीडर भाषण करके अपने को बेवकूफ बनाते। अपने स्टेज पे मेरी मां बहनों ने अपना पसीना और खून जलाकर शाही बाग लगाया है। वहां पर वही जालिमान के सीए के खिलाफ बोल रहे हैं जिन जालिमों ने जंगल को आग लगाई है राज्यसभा में, जिन सेक्युलर कहलाने वाली पार्टियों ने जंगल को आग लगा दी राज्यसभा में। वो यहाँ चुल्लू पर पानी डाल के आग बुझाने का ड्रामा करते क्या? नौटंकी करते क्या? कौम को बेवकूफ बनाते क्या? आप उनको स्टेज पे क्यों आने दिए? आप सीए के अगर खिलाफ हैं तो आप सीए के सपोर्ट करने वालों को अपने स्टेज पे कैसा लिए? ये सवाल मैं आपको पूछना चाहता हूं। आपको सेक्युलर लगती है पार्टियां, आपके लिए लड़ने वाली लगती है पार्टियां, सेना बीजेपी से लड़ने की इनकी हिम्मत है क्या? आज मैं आपको एक मिसाल देता हूं। कुछ दिन पहले हमारी एक दलित बहन के ऊपर उत्तर प्रदेश के अंदर बलात्कार हुआ। हाथरस नाम का गांव है, हाथरस के अंदर एक बिटिया के ऊपर जुल्म हुआ। हम उसकी मुखालिफत करते हैं, हम उसकी विरोध करते हैं, हम उसका निषेध करते हैं। और मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि जैसे हमारी दलित
चाहिए। किसी भी समाज की बेटी पे बलात्कार होता है, हर समाज को खड़ा होना पड़ेगा और हमको उसके खिलाफ उठना पड़ेगा। हाथरस की घटना की मैं मिसाल सिर्फ एक बताने के लिए दे रहा हूँ कि जब हाथरस की घटना हुई, हमारे दलित बहन पे जुल्म हुआ, वहां पर जाने नहीं दे रही थी पुलिस, तो राहुल गांधी गिर पड़ के गए ना, टीवी पे ड्रामा देखेगी नहीं तुम, गिर पड़ के गए ना, डंडे खा के गए ना, कालर पकड़ लिए थे ना, हाथापाई हुई थी ना, फिर भी गई थी नहीं, फिर भी गए ना। अब भी 8 दिन पहले हमारी गुलनाज नाम की बहन पे बलात्कार और हत्या हुई, 8 दिन पहले। राहुल गांधी गए क्या? राहुल गांधी गए क्या? वहां तो कोई पुलिस रोकनी नहीं थी, वहां तो गिर पड़ के जाने की जरूरत नहीं थी, वहां पे कोई गिर पड़ के जाने की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? हाथरस में डंडे खा के जाने वाले राहुल गांधी सेक्युलर कांग्रेस राष्ट्रवादी के लीडर उसके ऊपर जो बात कर सकते हैं, तो फिर गुलनाज बहन के ऊपर जुल्म हुआ, रेप हुआ, हत्या हुई, तो वो हमारी बहन को घर वालों को मिले, राहुल गांधी क्यों नहीं गए? सोचिए आप इस बात को। कोई रोका नहीं था, कोई डंडा खाने का नहीं था, डायरेक्ट जाने का था, नहीं गए। उसी उत्तर प्रदेश के अंदर जहां हाथरस है, 54 मुसलमानों को गाय के गोश्त के नाम पर कुचल कुचल के मार दिया गया, वहां राहुल गांधी गए क्या? एक के भी घर को नहीं गए, एक के भी घर पर गए नहीं, पत्रकार परिषद को भी लिए नहीं, और ट्वीट भी नहीं करे, सादा फेसबुक पे भी नहीं लिखे इसके खिलाफ। क्यों नहीं बोल रहे हैं? वो इसलिए नहीं बोलेंगे कि मुसलमानों के हक में बोलेंगे तो हिंदू नाराज हो जाएगा, ये सोच के आपके जुल्म पे चुप रहने वाले ढोंगी सेक्युलर है ये कांग्रेस राष्ट्रवादी वाले। आज आपके हक में अगर कोई खड़ा हो सकता है, आपने देखा दादर टीटी के ऊपर सबसे पहले माननीय बाला साहब अम्बेडकर अकेले नेता थे जिन्होंने दादर को बंद कराकर सीए के खिलाफ में आंदोलन किया, और उस आंदोलन के अंदर 99% हर मुस्लिम भाई शरीक थे जिन्होंने सीए के कानून के खिलाफ बात की थी। अगर कोई बेखौफ लीडर इस मुल्क में कोई है जो मजलूमों के हक में लड़ सकते हैं, वो अकेले बाला साहब अम्बेडकर है, वो अकेले बाला साहब अकेले वंचित हमारे आपके हक के लिए लड़ सकती है। हमको इस इलेक्शन के अंदर भी, असेंबली के अंदर, विधान परिषद के अंदर एक खायद भेजना पड़ेगा। हमको यहाँ पर अपने पसंद का पहले नंबर का हो, और मैं तो बहन बोली थी दूसरा कोई बोलो नहीं, एक ही वोट डालो, और वो भी जब आप पदवीधर में वोट कर रहे हैं तो पदवीधर के अंदर सालुंके साहब के ऊपर सोमनाथ सालुंके नाम के आगे आपको वो जमुनी पेन से राइट मार्क करना है, या उनका नंबर लिख देना है 1, उनके नाम के आगे लिखना है 1, और बाकी एक भी वोट नहीं देना है, एक भी वोट देना है। और शिक्षक मतदार संघ में जो हमारे शिंदे साहब है उनको एक ही वोट देना है, बाकी किसी को वोट नहीं देना है। एक नंबर का वोट आप शिक्षक के अंदर शिंदे साहब को, और पदवीधर में आप सालुंके साहब को दीजिए, और ये काम आप कीजिए। जो लोग हमारे घर को आग लगाने वाले हैं, अब उनको ताकत नहीं दी जाएगी, अब उनको ताकत नहीं दी जाएगी। और आपको आज से 5 दिन का प्रचार बचा है, अब आपको एक फौज बनकर अपने भाइयों तक जाना पड़ेगा, उनको पूछना पड़ेगा तुम पदवीधर के है क्या मतदार है, तो भाई प्लीज कुछ भी करो, वो ढोंगी कांग्रेस राष्ट्रवादियों को वोट दो। अभी एक अपक्ष बोल के राष्ट्रवादी ने पिल्लू छोड़ डाला, क्या कोका के नाम से श्रीमंत है, नाम से श्रीमंत है, और राष्ट्रवादी ने बाहर से उनको टिकट नहीं दी और छुपा पार्टी दे रहे, वो राष्ट्रवादी का एजेंट है, और वो मुसलमानों को भले खुश कर रहा, मुसलमानों को लग रहा शिवाजी महाराज के बारे में बोलना कि मुसलमान साथ में थे। अरे कोकाटे से मेरा सवाल है कि तुमको सिलेबस के